नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल सी आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दिसंबर माह में कराने का निर्णय लिया है और उसी को देखते हुए हमारे चैनल पर हिंदी के रेगुलर टेस्ट जारी किए जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि यही प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। उससे पहले बता दें कि हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड हमारा पहला वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है और आप उसे हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 2 कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ए उत्साह, बी शोक, सी रति, डी हास्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जबकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। ए अपनी ही बड़ाई करते रहना, बी व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न होना, सी चैन से जिंदगी काटना, डी झूठी बातें उड़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चैन से जिंदगी काटना। प्रश्न नंबर 4 है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ए नीरजा, बी निहार, सी रश्मि, डी यामा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यामा पर। महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1982 ईस्वी को मिला था और इनकी अन्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत आदि हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। ए शोधन, बी संशोधन, सी प्रशोधन, डी समावेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संशोधन। प्रश्न नंबर 6 है कि सोना का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची है। ए पनंग, बी ललित, सी चित्तकारसक, डी जातरूप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जातरूप। सोना का पर्यायवाची होगा जातरूप, जबकि ललित का पर्यायवाची होगा रुचिर, चारु, रमणी, रम और पनंग का नाग, भुजंग, फड़ी, अहि, उरग। प्रश्न नंबर 7 है कि बर्बर का विलोम शब्द है। बर्बर का विलोम शब्द है। ए दुर्लभ, बी निर्मल, सी सुंदर, डी सब। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सब। बर्बर का विलोम शब्द सब होगा। प्रश्न उसके पहले देख लें। दुर्बल का विलोम सबल, निर्मल का मलिन, सुंदर का क्रूप। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए छाया, बी छाता, सी छेद, डी छुरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छाया। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए देश, बी नगर, सी द्वीप, डी झील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झील। झील शब्द स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। ए चलना, बी सोना, सी मुस्कुराना, डी लिखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिखना। प्रश्न नंबर 11 है कि राम सो रहा है। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया। सोना कोई काम नहीं होता, इसलिए राम सो रहा है, यह अकर्मक क्रिया होगी। प्रश्न नंबर 12 कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजक नहीं है। ए छा, बी त्रा, सी ज्ञा और डी फा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फा। फा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। जबकि छा का प्लस सा से मिलकर बनता है और त्रा ता प्लस रा से मिलकर बनता है, ज्ञा जा प्लस या से मिलकर बनता है, जबकि स्रा शा प्लस रा से मिलकर बनता है। प्रश्न नंबर 12 है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। ए शा हा, बी या रा ला वा, सी छात्र ज्ञा स्रा, डी चा छा जा झा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या रा ला और वा। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन है, जबकि शा हा ये ऊष्म व्यंजन है और छात्र ज्ञा स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें चा छा जा ये टा वर्ग में आते हैं और तालु से बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मयबोधक शब्द बताइए। ए हाय, बी अब, सी मैं, डी क्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाय।
जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे वाह, अच्छा, हाय, छी छी, अरे, हे आदि। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए प्रा, बी प्रति, सी एक, डी एक। तो अगर आप इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो आराम से बता देंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद करने पर प्रति प्लस एक बनता है, जहाँ एक मूल शब्द है और प्रति उपसर्ग उसमें लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति। प्रश्न नंबर 16 है कि वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द का क्या है? ए कमला, बी शारदा, सी सुगदा, डी प्रेमदा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शारदा। जबकि अन्य इनके पर्यायवाची शब्द हैं सरस्वती, वीणापाणी, गिरा, बिमला, वाक, भारती आदि। प्रश्न नंबर 17 है कि आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम बताइए। ए धरती, बी पाताल, सी अनर्थ, डी अनग। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पाताल। आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा। जबकि पृथ्वी का आकाश, गोचर का गोचर, लौकिक का अलौकिक। प्रश्न नंबर 18 है कि अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण होगा। ए अनुमानित, बी अनुमित, सी अनुमानक, डी अनुमित। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुमानित। अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा। प्रश्न नंबर 19 है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। ए बापा, बी बापती, सी बपौता, डी बपौती। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बपौती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती होगा। प्रश्न नंबर 20 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। ए शूर्पणखा, बी शूर्पणखा, सी शूर्पणखा, डी शूर्पणखा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शूर्पणखा। प्रश्न नंबर 21 है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न नंबर 21 है कौन सा शब्द शुद्ध है। ए 46, बी 46, सी 46, डी 46। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 46। प्रश्न नंबर 22 है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 आज्ञावाचक, नंबर 3 इच्छावाचक, नंबर 4 विस्मयवाचक, नंबर 5 निषेधवाचक, नंबर 6 प्रश्नवाचक और 7 है संदेहवाचक, 8 है संकेतवाचक। प्रश्न नंबर 23 है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी शांत रस, डी करुण रस। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। प्रश्न नंबर 24 है कि तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी कौन सा अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 25 है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। ए वस्त्र, बी वर्ण, सी आभूषण, डी विशिष्ट। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार वाक्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं, इसीलिए अलंकार को आभूषण कहा गया है। प्रश्न नंबर 26 है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए बहुत गुस्सा होना, बी बहुत प्रसन्न होना, सी बहुत लज्जित होना, डी बहुत बीमार होना। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत गुस्सा होना। प्रश्न नंबर 27 है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ए प्रार्थना पत्र, बी आवेदन पत्र, सी व्यापारिक पत्र, डी शिकायती पत्र। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी शिकायती पत्र। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। ए जयद्रथवध, बी यशोधरा, सी नील देवी, डी साकेत। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नील देवी। इन तीनों को छोड़कर नील देवी को छोड़कर तीनों रचनाएं जयद्रथ की है, जबकि नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं यशोधरा, जयद्रथ व्रत, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, जय भारत, द्वापर आदि हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे कहते हैं स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज, उद्भिज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहते हैं। जबकि वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकलते समय खेड़ी में लिपटा हुआ होता है उसे जरायुज कहते हैं। जो स्वयं जन्म लेता है उसे स्वयंभू कहते हैं। प्रश्न नंबर 30, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताइए। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द बताइए। ए गे, बी दे, सी पे, डी दान। तो इसका सही अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दे। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द दे होगा।
जबकि जो पीने योग्य है उसके लिए पेय, जो गाने योग्य है उसके लिए गेय और दिया जाने वाले के लिए दान होगा। प्रश्न नंबर 31 है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक। अन्य कारक देख लें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कर्ता में ने का प्रयोग होता है, जबकि कर्म में को का, करण में से या के द्वारा, संप्रदान में के लिए, अपादान में से यानी अलग होने का अर्थ प्रकट करता है, संबंध का, के, की, रारेरी आदि आते हैं, अधिकरण में पर आदि आता है। प्रश्न नंबर 32 है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक, डी संबंध बोधन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक। सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें अपादान कारक होगा, क्योंकि सीमा और कुत्ते के बीच अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। प्रश्न नंबर 33 है कि भाववाच्य छाटिए, भाववाच्य छाटिए। ए दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, बी तोते से उड़ा नहीं गया, सी अशोक ने आइसक्रीम खाई, डी चोर पकड़ा गया। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तोते से उड़ा नहीं गया। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? ए ठा, बी डा, सी धा, डी अड़ा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धा। धा टा वर्ग में नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं, टा और रा और ढा तीनों आते हैं। प्रश्न नंबर और का वर्ग में देख लें तो का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, टा, धा, टा, ठा, ड़ा, धा, टा, ठा, ड़ा, अड़ा। जबकि ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? सा, शा, गा और सा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गा व्यंजन ऊष्म वर्ग में नहीं आता है, ये कंठ ध्वनि में आता है, जबकि अन्य तीनों ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन चार हैं कि शा और हा। प्रश्न नंबर 36 है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ए नी, बी धानी, सी ई और डी आनी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ई। सावधानी में ई प्रत्यय है। सावधानी का संधि विच्छेद करेंगे सावधान प्लस ई, इसीलिए सावधानी में सावधान मूल शब्द हो जाएगा, जबकि ई प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 37 है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? ए गी, बी ई, सी दगी, डी ई। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गी। जिंदगी में घी प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 38, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मारे जाते, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ए कंजूसी करना, बी सीमित साधनों से काम चलाना, सी छोटा होकर बड़ा काम करना, डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। प्रश्न नंबर 39 है कि आंख का पानी ढल जाना। ए बुढ़ापा आ जाना, बी प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, सी निर्लज्ज हो जाना, डी देखने की ताकत कमजोर पड़ना। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी निर्लज्ज हो जाना। आंख का पानी ढल जाना यानी कि निर्लज्ज हो जाना। प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ए कायाकल्प, बी जय पराजय, सी रंगभूमि, डी प्रेमाश्रय। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जय पराजय। प्रश्न नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली, डी भक्तमाल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास जी द्वारा रचित रचना है, जबकि अन्य सभी तुलसीदास जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 42 की आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? ए ऑर्डर, बी रिक्वेस्ट, सी गाइड, डी डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑर्डर। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद ऑर्डर होगा, जबकि रिक्वेस्ट का निवेदन, गाइड का दिग्दर्शन, डायरेक्शन का संचालन या फिर निर्देशन। प्रश्न नंबर 43 है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव। प्रत्यंग का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्रति प्लस अंग, यानी प्रत्यंग का में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 44 है कि सतसई किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधाराय, सी द्वंद्व, डी द्विगु। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह समास द्विगु समास के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 45 है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा। अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा ए अभि प्लस इष्ट, बी अभि प्लस इष्ट, सी आभि प्लस इष्ट, डी अभि प्लस इष्ट। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अभि प्लस इष्ट। प्रश्न नंबर 46 है कि पो प्लस अन में किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? ए गुण, बी अयादि, सी वृद्धि, डी यण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अयादि। प्रश्न नंबर 47 है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं।
नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि और पांचवी है अयाधि संधि। प्रश्न नंबर 48 है कि अली और अली, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ए कंधा और हिस्सा, बी भौरा और सखी, सी दमन और दामन, डी दसन और दर्शन। सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भौरा और सखी। अली और अली शब्द का सही युग्म अर्थ भौरा और सखी होगा। प्रश्न नंबर उसके आगे देख लें कि अली और अली के लिए भौरा और सखी, अंश और अंश के लिए हिस्सा और कंधा, दमन और दामन के लिए दबाना और आंचल, दसन और दर्शन के लिए मुहूर्त और विचार होगा। प्रश्न नंबर 49 है कि जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। ए औषधि, बी सार, सी तत्व, डी जीवन। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जीवन। जल प्राण पुत्र जीवन शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ए गूंगा, बी चुप रहना, सी शांति और डी विवश। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विवश। मूक का अनेकार्थी शब्द इसमें से विवश नहीं होगा, बाकी सब है। प्रश्न नंबर 51 है कि स्तुत्व का विलोम है। स्तुत्व का विलोम है। ए वहस, बी हास, सी है, डी हानि। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी है। स्तुत्व का विलोम शब्द है होगा। जबकि प्रश्न नंबर 52 है कि ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम है। ए सीधा, बी सरल, सी त्रिकोण, डी वृक्क। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वृक्क। ऋजु का विलोम शब्द वृक्क होगा। प्रश्न नंबर 53 की निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ए किन्नर, बी अहिंसा, सी अंतरी, डी अपरिग्रह। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। आप इसे किसी वाक्य में प्रयोग करके देखें तो आपको यही पता चलेगा, जैसे कि दिल्ली में हिंसा हुई। इस तरह से आप जब इसे वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। एक कवित्री, बी कवि इत्री, सी कव इत्री, डी कवित्री। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कव इत्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कव इत्री होगा। प्रश्न नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बी बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, सी कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, डी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इसमें से देखें तो डी जो है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यहाँ होगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। और ए देखें तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बी बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, ना कि यहाँ होगा पीते हैं। सी है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो यहाँ सही जो होगा वो होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। प्रश्न नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए यह एक गंभीर समस्या है, बी मुझे बड़ी भूख लगी है, सी मैंने राम से पूछा है, डी वह घर गया। तो आंसर नंबर बी सही होगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। प्रश्न नंबर 57 है कि वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। वचन से फिरना। ए थूक कर चाटना, बी तलवे चाटना, सी दमड़ी के तीन होना, डी दांत तालू में जमना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए थूक कर चाटना। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा थूक कर चाटना होगा। प्रश्न नंबर 58 है कि आंख का अंधा नाम नैन सुख। लोकोक्ति का सही अर्थ सुने। ए गुण के अनुरूप नाम होना, बी गुण के विरुद्ध नाम होना, सी मूर्ख होना, डी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुण के विरुद्ध नाम होना। आंख का अंधा नाम नयन सुख के लिए उचित लोकोक्ति होगी गुण गुण के विरुद्ध नाम होना। प्रश्न नंबर 59 की देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। ए पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, बी अपभ्रंश साहित्य में, सी अमीर खुसरो की पुस्तकों में, डी जयभट्ट के शिलालेखों में। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जयभट्ट के शिलालेखों में। प्रश्न नंबर 60 है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 61 है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। ए रत्न प्लस आकर, बी रत्न प्लस आकार, सी रत्न प्लस कर, डी रथ प्लस आकार। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रत्न प्लस आकर। प्रश्न नंबर 62 है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। ए सूर्य प्लस उदय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूरज प्लस उदय, डी सूरज प्लस उदय। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य प्लस उदय। प्रश्न नंबर 63 है कि आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ए प्रादुर्भाव, बी संभाव, सी तिरोभाव, डी अभाव। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तिरोभाव। प्रश्न नंबर 64 है कि सूचिका का तद्भव शब्द है। सूचिका का तद्भव शब्द है। ए सूचना, बी सुई, सी क्रम संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुई। सूचिका का तद्भव शब्द सुई होगा।
प्रश्न नंबर 65 की वर्तिका का तद्भव रूप है। वर्तिका का तद्भव रूप है ए बत्ती, बी बाती, सी वर्तिक, डी वात। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बाती। वर्तिका का सही तद्भव रूप बाती होगा। प्रश्न नंबर 66 निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा, बी कष्ट, सी क्षमा, डी सेना। तो इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करके देखें तो आशा मिली, कष्ट हुआ, क्षमा दी गई, सेना गई। इसमें से केवल पुल्लिंग शब्द कष्ट हुआ, यानी कि आंसर नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है कि लिंग बताइए। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग होगा? मनगढ़ंत में कौन सा लिंग होगा? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी नपुंसक लिंग। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग। प्रश्न नंबर 68 है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 69 है कि जली का विशेष रूप है। जली का विशेष रूप है। ए जलमय, बी जल, सी जलमग्न, डी जली। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जल। जली का विशेष रूप जल होता है। प्रश्न नंबर 70 है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए निश्चयवाचक। यहाँ पर पूर्ण रूप से निश्चय कि वह बहुत अच्छा लड़का है। प्रश्न नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। ए अत्यधिक, बी अत्याधिक, सी अत्यधिक, डी अत्याधिक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक। अत्याधिक का सही रूप अत्यधिक होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए। ए औद्योगिक, बी औद्योगिक, सी औद्योगिक, डी औद्योगिक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक। प्रश्न नंबर 73 है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया? ए पश्तो, बी रोमन, सी जापानी, डी अरबी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए पश्तो। अखरोट शब्द पश्तो भाषा से आया है। प्रश्न नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? ए रिक्शा, बी जूता, सी तेंदुआ, डी नो। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रिक्शा। रिक्शा शब्द विदेशज है। प्रश्न नंबर 75 है कि संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है। संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है। ए शरीर, बी आचरण, सी अधिकार, डी कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आचरण। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 76 है कि अभ्यंतर का सही अर्थ है। अभ्यंतर का सही अर्थ है। ए किसी वस्तु का आभा, बी किसी वस्तु का बाहरी भाग, सी किसी वस्तु से भिन्न, डी किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भौरा का सही पर्यायवाची शब्द है। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द है। ए कुंज, बी अली, बी आली, सी भ्रमर, डी खद्योत। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भ्रमर। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। प्रश्न नंबर 78 है कि थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची है। ए परचून, बी थाक, सी थोया, डी पर्यायिक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पर्यायिक। प्रश्न नंबर 79 है कि गंगा नहाना। गंगा नहाना के लिए मुहावरा होगा पवित्र होना, बी कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, सी नदी में स्नान करना, डी प्रशंसा करना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। प्रश्न नंबर 80 और लास्ट प्रश्न है कि डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ए बचपन, बी सावन, सी आंख और डी बात। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सावन। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो दोस्तों यह था 80 प्रश्नों का टेस्ट। आपने 80 में से कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।